तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं सी मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राइस चैनल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनके नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकबोन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से समझना और जानना होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो किसी पदार्थ के परमाणु के भीतर पाया जाता है। इसकी खोज सर जे थॉमसन ने 1897 में की। तो मित्रों हम अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम मैटर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैटर का ही एक पार्ट है। कैसे, ये अब हम समझते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा यूनिवर्स दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। उनमें से एक कंपोनेंट को हम मैटर और दूसरे कंपोनेंट को हम एनर्जी कहते हैं। जब मैटर और एनर्जी ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा आप जानते हो कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। एक को हम सॉलिड स्टेट, दूसरे को हम लिक्विड स्टेट और तीसरे को हम गैसियस स्टेट के नाम से जानते हैं। ये मैटर खुद भी कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। इन कंपोनेंट्स को हम एटम या परमाणु कहते हैं। जब हम परमाणु को डिफाइन करते हैं, जब हम एटम को डिफाइन करते हैं तो एटम की डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, वो सबसे छोटा भाग जिसे और अधिक डिवाइड ना किया जा सके। मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। लेकिन ये बात केवल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ही सही है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की माने तो क्वांटम फिजिक्स ये नहीं मानता कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एटम खुद भी कई छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो 3 सबसे बेसिक पार्टिकल्स हैं उनके नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब मैं स्कूल एजुकेशन में यानी 8वीं या 9वीं क्लास में था तभी मेरे टीचर ने मेरी लाइफ का पहला ट्रिक दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आई होप कि आप भी वो ट्रिक जानते होंगे। तो वो ट्रिक था कि कैसे हम जाने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इन्वेंटर्स कौन थे, किन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजा था। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि ईंट पर नाचना, जिसमें ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज ट फॉर थॉमसन। ईंट पर नाचना यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प फॉर प्रोटॉन और र फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। एंड न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज के बाद अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं कि एटम में ये कहाँ होते हैं। आप ऐसा मान सकते हो कि किसी भी एटम के कोर में, उसके सेंटर में एक पैक कंपार्टमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पैक होते हैं या बंद होते हैं। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूवेबल नहीं होते हैं। इसके विपरीत जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। अब किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए 2 यूरोपियन साइंटिस्ट नील बोर और चार्ल्स बरी ने एक रूल दिया जिसे बोरबरी रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल, बोरबरी नियम के अनुसार किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फॉर्मूला है 2n², जहां n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां n उस कक्षा की संख्या है। अब इस रूल को हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जहां n = 1 है तो 2 × n² का मतलब हो गया 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 ही हो गया। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें और n = 2 रख कर देखें, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 2 यानी 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 × 2, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर हम n = 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 2 32 यानी फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
यहाँ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि नील्स बोर और चार्ल्स बरी ने एक क्राइटेरिया और बताया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसी भी कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं हो सकते, और आउटर मोस्ट से जो पहले का ऑर्बिट, ठीक पहले का यानी लास्ट सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब कुल मिला के देयर आर 3 रूल्स जिसे हम बोर-बरी रूल कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट में नॉट बी मोर देन 2n²। सेकेंड कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा नहीं हो सकते, और सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इस रूल के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यही डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हर ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है जो उस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को शो करता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना डल होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जेटिक या एक्टिव होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिट में सिचुएटेड है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। तो देयर आर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के जो एटम या सोडियम के परमाणु में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और तीसरे ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इस तरह से हम देखें कि इन टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स में सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में होगा, जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, वही इलेक्ट्रॉन सबसे एनर्जेटिक होगा। अब हमें यह जानना है कि एनर्जेटिक होकर क्या करेगा। भाई हमें इससे क्या मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होगा या कौन सा इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक नहीं होगा। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा उस इलेक्ट्रॉन को बांध कर रख पाना, उस इलेक्ट्रॉन को एटम से जोड़ कर रख पाना बहुत मुश्किल है। यानी उसी इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो अपने एटम को छोड़ करके दूसरे एटम के पास चला जाए। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ करके किसी दूसरे एटम के ऑर्बिट में जाता है, तो इस बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस बीच में इलेक्ट्रॉन चलता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है मित्रों, तभी किसी मेटल में या किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। करंट के फ्लो को कंट्रोल करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का जो पहला सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन यही है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिचुएटेड है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने के कारण वो बहुत अधिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जिसे बांध कर रख पाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर क्या चार्ज होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर तो बराबर होता ही है, साथ ही साथ इन पर चार्ज भी इक्वल होता है। यानी जहां इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 का पॉजिटिव चार्ज होता है। दो अपोजिट चार्ज कैरी करने के बावजूद भी एटम चार्ज्ड मटेरियल नहीं है, यानी परमाणु आवेशित नहीं होता है। अब यहां मुझे लगता है कि आपको इस बात की भी क्वेरी होगी कि अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर ना हो तो क्या होगा। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर ना हुए तो वो एटम एटम नहीं कहलाता है, वो एटम आयन कहलाता है। अब कैसे होता है ये? अब कोई भी एटम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है?
तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो एटम है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। अब अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन देता है तो देने वाला हमेशा दाता होता है, धनी होता है। भाई धनी होगा तभी तो दे पाएगा, तो देने वाला धनी होता है, इसलिए इसको धन आयन या हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से कैटायन कहा जाता है। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखना या अपने जहन में इस चीज़ को ऐसे फिक्स करके बैठा लेना कि कैट पॉजिटिव होती है, बिल्ली पॉजिटिव होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में बिल्ली पालते हो तो बिल्ली में बड़ी पॉजिटिविटी होती है। अब देखिए भाई, मैं तो इन सब बातों को मानता नहीं हूँ। अब पॉजिटिव एनर्जी रहे या ना रहे, इससे हमें क्या लेना है। हाँ, बट ये जो मान्यता है ना, ये हमारा यहाँ ये फ़ायदा करवा देती है। क्या फ़ायदा करवा देती है? फ़ायदा ये करवा देती है कि हमारे लिए ये याद कर पाना आसान हो जाता है कि कैटायन क्या है। तो कैटायन इज पॉजिटिव आयन। इसके अगेंस्ट एनायन किसे कहते हैं? तो एनायन वो एटम होता है जो किसी दूसरे एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो लेने वाला ऋणी होता है, इसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन वो एटम है जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है, और एनायन वो एटम है जो किसी दूसरे एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेने वाला ऋणी होता है, देने वाला धनी होता है। इंग्लिश में धनी को कैटायन कहते हैं और ऋणी को एनायन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना चाहिए जो आगे चलकर आपके काम आएगा। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक को कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं एनोड। तो कैथोड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कैटायन वाला इलेक्ट्रोड। कैटायन वाला इलेक्ट्रोड को आप शॉर्ट कर दो तो हो जाता है कैथोड। और एनोड क्या है? एनायन वाला इलेक्ट्रोड। कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तभी तो किसी को दिए जाएंगे। तो जो टर्मिनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काम करता है उस टर्मिनल को हम कैथोड टर्मिनल कहते हैं, और जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने का काम करता है, यानी कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने का काम करता है, उसे कैच करने का काम करता है, उसे ट्रैप करने का काम करता है, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो कैथोड मीन्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनोड मीन्स रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मित्रों, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। हालांकि उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको जानते रहना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और पूछा नहीं जाता बल्कि पूछा गया है। MPPSC मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है? तो जैसे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देती है, जिस आइडेंटिटी कार्ड को आधार कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड पर एक नंबर लिखा रहता है जिस नंबर को हम आधार कार्ड नंबर कहते हैं। आधार कार्ड नंबर क्या है? आधार कार्ड नंबर हमारी आइडेंटिटी का एक यूनिक नंबर है। ठीक उसी तरह से क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का यूनिक आईडी नंबर है। यानी हम किसी इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं, जिन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड नंबर 4 इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, यानी पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है या दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है या तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट L का इस्तेमाल करते हैं। L = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। तो अगर L = 0 है तो 0 रिप्रेजेंट करता है S सब सेल को। अगर L = 1 है तो 1 रिप्रेजेंट करता है P सब सेल को। अगर L = 2 है तो
2 रिप्रेजेंट करता है डी सब सेल को, अगर L=3 है तो 3 रिप्रेजेंट करता है एफ सब सेल को। तो जो तीसरा क्वांटम नंबर है उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ब्लॉक्स के बारे में बताता है। तो कोई भी सब सेल कई ब्लॉक्स में बटा हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप किसी मल्टी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। अब कोई बंदा आपकी मल्टी तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उस मल्टी में जब वो अंदर एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि मल्टी भी कई ब्लॉक्स में बटी हुई है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ऐसे ही सब सेल भी कई ब्लॉक्स में बटा होता है। एस सब सेल में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है। पी सब सेल में 3 ब्लॉक्स होते हैं। डी सब सेल में 5 ब्लॉक्स होते हैं। एफ सब सेल में 7 ब्लॉक्स होते हैं। तो एस पी डी एफ 1 3 5 7। अब हर ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी एस सब सेल में जिसमें कि सिर्फ एक ब्लॉक है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 हो सकते हैं। अगर हम पी सब सेल की बात करें तो पी सब सेल में देयर आर 3 ब्लॉक्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6। अब डी सब सेल की बात करें तो डी सब सेल में 5 ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह से डी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो सकते हैं। अब एफ सब सेल की बात करें तो एफ सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 7 और हर ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो सकते हैं। अब इसके बाद जो 4th क्वांटम नंबर है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर की एक ब्लॉक में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन का डायरेक्शन क्या है। तो किसी ब्लॉक में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसको हम यानी क्लॉकवाइज को हम +½ से और एंटी क्लॉकवाइज को हम -½ से इंडिकेट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें यहाँ 2 बातें समझना जरूरी होगा। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता ही क्यों है, और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है तो इससे क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये होता है कि पहला फैक्टर ये होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस टाइप के मैटर का पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी प्रकृति के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 1 इज मेटल जिसे धातु कहते हैं, 2nd इज नॉन मेटल जिसे अधातु कहते हैं, और 3rd इज मेटलॉइड या जिसे उपधातु के नाम से जाना जाता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो मेटल होता है, मेटल कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ करता है। जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल इंसुलेटर या अचालक होता है। इंसुलेटर या अचालक का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड नहीं करता है। एंड 3rd जो मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड का नेचर होता है कि मेटलॉइड सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया? सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि नॉर्मली वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास दशाओं में दैट बिहेव लाइक अ कंडक्टर, वो एक चालक बन जाता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अलाउ कर देता है। अब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। तो मित्रों, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी मैटर कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा? तो इसका जवाब है फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप क्या होता है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी बैंड में रहते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी बैंड है, उस बैंड को हम वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो जंप करके जिस एनर्जी बैंड में वो पहुंचता है उस एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो गैप फॉरबिडन गैप कहलाता है। तो मित्रों, किसी भी मैटर का फॉरबिडन गैप जितना कम होगा
वो उतना बेहतरीन कंडक्टर होगा, और किसी भी पदार्थ का फॉरबिडन गैप जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेहतरीन इंसुलेटर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर का फॉरबिडन गैप कितना है, तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना गैप है, तो आपका जवाब होगा कि कोई गैप नहीं, यानी जीरो गैप। इसके बाद बारी आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं पॉसिबल हो पाता है। अब इसके बाद जो तीसरा मैटर है, तीसरा मटेरियल है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप मॉडरेट होता है, मतलब न इंसुलेटर्स की तरह बहुत ज़्यादा होता है और न ही कंडक्टर की तरह जीरो होता है। इन दोनों के बीच में जिसका फॉरबिडन गैप इन दोनों के बीच में होता है उसे हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या तो कंडक्टर्स में हो सकता है या इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित दशाओं में ये सेमीकंडक्टर में हो सकता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो सकता। अब इसके बाद आते हैं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर क्या है, चाहे बात हम कंडक्टर की करें या सेमीकंडक्टर की करें, यहाँ ये तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन भैया आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी अपने आप क्यों मूव करने लगेगा? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें उस पर एक बाहर से एक बल लगाना पड़ेगा। उस एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। अब ये ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से लगता है? तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें बैटरी से लगाना पड़ता है। तो आप जानते हो कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हम किसी मेटल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। अब इस खिंचाव के कारण जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस बैंड से जंप लगा करके कंडक्शन बैंड में चले आते हैं और आगे फ्लो करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इससे उस मैटर में या उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। इसके विपरीत अगर हम उस मेटल को यानी उस कंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब दो इक्वल चार्ज कहीं अप्लाई किए जाते हैं, बैटरी का नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से धक्का दे देता है, यानी ढकेल देता है, और इस धक्के के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला आता है। और दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और फ्लो करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इन्हीं फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इस एपिसोड में आपने जाना कि किसी भी मैटर का एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर क्या चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन क्या होती है, यानी ये कहाँ रहते हैं, किसी भी एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिट्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसके अलावा आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी समझ चुके हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में यानी मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप और कंडक्शन बैंड में। फॉरबिडन गैप कैसे ये फिक्स करता है कि कोई भी मैटर इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। तो
उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड की सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले एपिसोड में हम इस जानकारी के साथ फिर मिलते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या कमाल कर सकता है, किस तरह सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमारी बढ़ती हुई नॉलेज ने इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार किया और कैसी रही इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट की कहानी। इन्हीं सब बातों को विस्तार में समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट यानी एपिसोड नंबर 2 का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।